Hello, hello, hello. Yes, please. So very, very good morning to all of you. मजे में हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक? मतलब बड़े अच्छे हैं आप लोग, नहीं? सीए में आकर के भी ठीक ठाक हैं आप? मैं तो फंस गया हूं। चलिए, एनीवे, कुछ क्लासेस तो आपकी हो ही चुकी होंगी। मैथ की हो चुकी हैं। केवल मैथ की हुई हैं। यस प्लीज। चलिए, आपने अपने कोर्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है आपके कोर्स का? सीए फाउंडेशन। मतलब समझते हैं इसका? ये जो आपका कोर्स है, इसका क्या मतलब है? ये सीए का फाउंडेशन है। मतलब देखते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले बेस तैयार किया जाता है। कहीं भी आप जाकर के देखिए, अगर बेस आपका कमजोर, तो फिर बिल्डिंग कब गिर जाए पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही देखिए, सीए जो करिकुलम है आपका, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के फीचर्स की आवश्यकता है आप लोगों के अंदर, कुछ होगा और कुछ हमें यहाँ पे डेवलप करना है। देख, कहीं भी आप देखिएगा, किसी भी जगह, जैसे आपने, चलिए सीए के अलावा भी कई सारे कोर्सेज के आपने नाम सुने होंगे, जैसे आईआईटी है, पीएमटी है। सुने आपने? अच्छा, अगर आईआईटी या पीएमटी अगर क्वालिफाई करते हैं, मान लो पीएमटी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? आईआईटी क्वालिफाई कर लिया तो क्या इंजीनियर बन जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ की है कि आप उस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हैं। अगर आपने आईआईटी क्वालिफाई किया तो आप ये प्रूफ करते हैं कि आप इंजीनियरिंग प्रोफेशंस के लिए बने हैं। पीएमटी यानी मेडिकल्स के लिए, एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न। ये जो सीए फाउंडेशन है, ये आपके सीए का मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करेंगे कि आप सीए बनने लायक हैं या नहीं है। मेन कोर्स आपका जो शुरू होगा, इंटर होगा सीए का, सीए का फाइनल होगा, वो मेन स्ट्रीम कोर्स है। ये आपका फाउंडेशन है, एंट्रेंस कोर्स। अब देखिए, इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, तो 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका अकाउंट्स है, लॉ है, और क्या है, क्यूए एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट है आपके। चारों बिल्कुल सीए के करिकुलम से रिलेटेड है। अगर मार्क्स की बात करें, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, और ऑफ कोर्स 100 मार्क्स। टोटल कितने हो गए बेटा? 400 मार्क्स। पास परसेंटेज आपका 50%, यानी 400 में यू हैव टू सिक्योर 200 मार्क्स। यस, सब्जेक्ट टू मिनिमम 40% in each individual सब्जेक्ट। देखिए, आपको 200 कम से कम, ये कम से कम मार्क्स है, कम से कम पास होने के लिए 200 तो लानी ही है। साथ में बेटा, हर इंडिविजुअल पेपर में आपको कम से कम 40% तो होने ही चाहिए, 40। जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट्स में पूरे 100 हो गए, लॉ में पूरे 100 हो गए, इकोनॉमिक्स में पूरे 100 हो गए, टोटल 300 हो गए, और मैथमेटिक्स में आपके 39 रह गए।
मार्क्स तो बड़े हैंडसम है, 339, लेकिन जानते सीए का मतलब कम अगेन, फिर से आ जाओ। मतलब हर इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40% तो आपको चाहिए चाहिए, और इन एग्रीगेट आपके 50%, राइट। अब पेपर की अगर मैं बात करूं तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो मोड होगा अकाउंट का होगा सब्जेक्टिव, लॉ होगा सब्जेक्टिव, ये होगा ऑब्जेक्टिव, और ये भी होगा ऑब्जेक्टिव। मतलब अकाउंट्स के पेपर आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, लॉ के पेपर पूरे लिखने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गोले बनाने हैं, और इकोनॉमिक्स में भी गोले बनाने हैं। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ठीक है। पैटर्न मोड समझिएगा, और साथ साथ में आप टाइम भी समझिए। सॉरी, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। कई बार हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है 3-3 घंटे के सारे पेपर हैं। एक बार हुआ भी था, बहुत पुरानी बात है, एक बच्चा पेपर दे करके आया मैथमेटिक्स का। मैंने बोला कितना कितना अटेम्प्ट लिया, जबकि बढ़िया था वो मैथमेटिक्स में। बोला सर मैं तो 65 या 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। बोले क्यों? बोला सर मुझे लगा 3 घंटे का समय होगा। अब मैं आराम से पढ़ रहा था, कर रहा था, एकाएक पता चला 2 घंटे में वार्निंग घंटी बज गई। तो मैंने कहा क्यों, और समय नहीं है क्या? बोले नहीं, ये तो 2 घंटे का ही पेपर होता है। तो एक परसेप्शन बच्चे हम लोग मन में लेकर के चलते हैं, अच्छा सारे पेपर 3 घंटे के होते होंगे। जी नहीं, आपके जो अकाउंट्स होंगे, लॉ होंगे, वो 3 आवर्स के होंगे, और जो आपके क्यूए होंगे और आपके इकोनॉमिक्स, ये 2 आवर्स के होंगे। यानी यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे क्यूए में, इकोनॉमिक्स में भी 100 क्वेश्चन होंगे, बट इनमें क्वेश्चंस अलग होगा जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्या होता है, जब हम कोई भी तैयारी करने जाते हैं तो पहले पूरी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, हमें किस तरीके से चीजों को परफॉर्म करना है। मैं आपके साथ इन 4 पेपर में, ये पहला पेपर हमारा है अकाउंट्स का, मैं आपके साथ डील करूंगा। नाम है मेरा रमेश सिंह, बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप ही की तरह मैंने भी ज्वाइन किया था 2001 में। लिटरली आई वाज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, एवरीबॉडी नोज अबाउट मी। नॉन कॉमर्स से आया था, मतलब बाय डिफॉल्ट में सीए में आ गया। मतलब ऐसा नहीं था कि अब भाई नॉर्मली सोचो 2001 वगैरह में कौन घर से सोचता होगा कि भाई हमें सीए करना है। गांव घर में सीए का नाम भी पता होता है क्या किसी को? भाई बच्चा पैदा हो, उससे पूछो क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आजकल तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तक कभी किसी के मुंह से सुना है कि वो सीए बनेंगे? पता ही नहीं है किसी को। वो तो बड़े बड़े आज के डेट में थोड़ा सा प्रचलन में आया है, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था। अभी भी हाँ ऐसे, मैं अपने टाउन का, अपने शहर का दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकेंड सीए। तो इस तरीके से अब मैं भी दिल्ली आया। मैंने, आप तो बहुत छोटे हैं, मैंने आपके तरह मतलब 12th जो किया था, आपको पता है 99 में किया था, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1999 में मैंने 12वीं की, और उसके बाद उसके पहले जस्ट कारगिल युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वाला। तो देशभक्ति का जज्बा था, मैं सब फौज में जाऊंगा। मतलब मन में होता है ना छोटे बच्चों का कि नहीं भाई जा करके 10-20 पाकिस्तानी को मार के आएंगे। तो मेरा भी ऐसा ही फील था। तो हाइट थी नहीं, मैं नॉर्मल फौजी में हो नहीं सकता था। तो मैंने एनडीए की प्रिपरेशन शुरू की। एनडीए की प्रिपरेशन शुरू की, रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट शॉट में, लेकिन हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाए तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को लगता है कि एक आध एग्जाम में कहीं फेल हो जाओ, लगता है जीवन समाप्त हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। तो मैं भी थोड़े डिप्रेशन में आ गया। तो 2000 में 4 दिसंबर 2000, वहां से मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, होम टाउन से, बिहार से, और 5 को यहाँ पे पहुंचा। और यहाँ आने के बाद भैया रहते थे हमारे, भाई क्या करना है? तो सबके मन में ये कंप्यूटर का कोर्स करेंगे। तो एनआईटी था, नीट नीट एक थी जो कंप्यूटर क्लासेस करवाती है। तो वहां जाकर के ज्वाइन करा, 7-8 दिन वहां पे क्लास करा। तो एक सीनियर फ्रेंड मिल गए, आशुतोष जी। मैंने उनसे पूछा कि भैया मतलब इसमें जैसे आप तो मतलब जॉब भी करते हो साथ में? कह रहे हाँ। हम बोले कितनी सैलरी मिल जाती है? उस समय बताया था उन्होंने कि 3000 रुपए।
3,000 में क्या होगा यार, इतने से तो खर्चे नहीं चल पाएंगे। मतलब कंप्यूटर कोर्स करके 3,000, मान लो 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 20,000, खर्चे कहां से चलेंगे। अब दिल्ली आने के बाद तो सपने बड़े हो जाते हैं लोगों के। मैंने कहा ना, कुछ और सोचा जाए। फिर एक हमारे मित्र से मुलाकात हुई जो इधर लक्ष्मी नगर रहता था, वो सीएस कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स। मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो बोला कि बड़ा अच्छा कोर्स होता ही है। हम बोले क्या हम नॉन कॉमर्स वाले कर सकते हैं? कह रहा हाँ कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो मैंने ज्वाइन तो नहीं करा, लेकिन आ करके मैंने सीएस की क्लासेस शुरू कर दी। मैंने कहा कि देखता हूं मैं समझ में आता है कि नहीं। तो मैं जिस क्लास में पढ़ता था वहां पे एक ऐसा बच्चा मिला, पवन कुमार शर्मा, मेरा सारा दोस्त आज भी है। अच्छा, वो सीएस भी कर रहा था, सीए भी कर रहा था। हम लोग यार सीएस कर ही रहे हो तो सीए क्यों कर रहे हो, ये क्या होता है? कह रहा ये भी वैसा ही कोर्स है। तो हम बोले दोनों क्यों कर रहे हो? कह रहा कि सीए में ज्यादा कमाई होती है। हम बोले अच्छा सीए में ज्यादा कमाई होती है, ठीक है भाई। देन आई ज्वाइंड सीए फाउंडेशन 23rd of January 2001। फिर मैंने सीए फाइनली सोचा कि इसमें ज्यादा पैसे हैं तो भाई मेहनत तो सब में ही करना पड़ेगा, तो इसी को ज्वाइन करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली बाय माय डेस्टिनी एंड माय वर्क आई क्वालिफाइड माय सीए इन 2005 नवंबर अटेम्प्ट। आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जनवरी में रिजल्ट आया था 2006 में, मैंने सीए क्वालिफाई किया। ईश्वर की कृपा रही और मेहनत भी रहा साथ में। और मैं आपको बताऊं, यू विल वेरी सरप्राइज्ड कि जो आपके मैथ वाले सर कभी कौन पढ़ा रहे थे, डॉक्टर शंकर सिंह। ही इज ऑल्सो माई गुरु, मेरे टीचर हैं वो। हाँ, लॉ वाले सर जो आपको पढ़ाएंगे, ही इज ऑल्सो माई गुरु। तो ये सारे हमारे टीचर हैं और आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। खैर, कहने का मतलब है बेटा, मैंने एक चीज देखा है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। मतलब जहां माइंड में एक बार सेट हो गया ना कि भाई मुझे ये करना है, हर हाल में अपने नाम के आगे प्रीफिक्स जोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे आकर के बच्चों को भटकते हुए, यहाँ पे आए क्लास में, धीरे धीरे शुरू में तो क्या होता है, एकदम बड़े एनर्जेटिक, बड़े ये कर लेंगे वो कर लेंगे, धीरे धीरे बड़े कैजुअल होते चले जाते हैं। आज आप देखिए ना, लास्ट टाइम भी ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हमारे स्टूडेंट का है, 97 98 अकाउंट्स में, ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट। लेकिन हमारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 40 भी नहीं है। दिक्कत कहां पे आ रही है? रिसोर्स सेम है, सारी चीजें सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन लेवल का अभाव है। अभी आप एकदम एनर्जेटिक हैं, रोज क्लास में आएंगे, धीरे धीरे आपके बहुत सारे काम आने शुरू हो जाएंगे। जब कोई काम नहीं मिलेगा तो कहना अच्छा चलो आज कोई काम नहीं है, चलो आज पढ़ने चलते हैं। तो इस तरीके से अप्रोच। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, सीए जो है ये कोई टाइम पास कोर्स नहीं है। यहां पे पूरा जीवन आपका लग रहा है। अभी से आप अपने आप को 4 साल बाद, 5 साल बाद देखिए अपने आप को कहां पे देखना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अनडाउटली, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, मुझे इतना आसान लगा ये, इतना आसान है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं मुश्किल है। और ये मैं बोलूंगा नहीं, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वाकई में ये आसान है। और खास करके अकाउंट्स, दुनिया में इससे आसान सब्जेक्ट तो कोई बना ही नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, आज आप मेरे किसी भी स्टूडेंट, आप किसी को जानते हैं तो बात करिएगा, वो जब क्लास में आते हैं तो उनके मतलब हाव भाव कुछ और होते हैं, जब क्लास से जाते हैं तो कहते हैं सर वाकई यू प्रूव्ड इट कि इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। खैर, थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे चलता हूं अपने सब्जेक्ट पे। अकाउंट्स, आपको पता है अकाउंट्स के जो एग्जाम होंगे ये 100 मार्क्स के होंगे, ये तो हमने हम आपको बता ही दिया, 100 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे एग्जाम में, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड ऑफ कोर्स 20 मार्क्स। कितने हो गए? 120। और पेपर तो 100 के ही आते हैं, समझ गए होंगे। एक आपको ऑप्शन मिलेगा,
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा ये कंपलसरी होगा आपका। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी ये जो 2 to 6 हैं इनमें से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। देखिए सारी चीजों को समझिए, 4 सेलेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको हर हाल में करना ही करना है, बाकी 5 में आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, कोई सा भी आपकी मर्जी। आप देखेंगे धीरे धीरे। अब कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर अच्छा 4 ही करने थे, क्या टॉपिक छोड़ करके जाएं क्या? जी नहीं, क्योंकि मैंने ये बोला क्या हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा? नहीं जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके सब पार्ट्स भी होंगे, 2 है तो इसके सब पार्ट्स भी होंगे, 3 है तो इसके सब पार्ट्स भी होंगे। तो अगर मान लिया आपने कहा सर कंसाइनमेंट छोड़ देते हैं, अब कंसाइनमेंट की औकात कितनी है? 8 से 10 नंबर का आएगा। तो किसी में कंसाइनमेंट आ गया 10 नंबर का और 2 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो दोनों आपको पता है, तो फंस गए आप वहां पे। तो पढ़ना तो हमें सारा ही है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। ये जो पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इसके बेटा अब तक हमने देखे 3 पार्ट। एक तो आएगा ट्रू फॉल्स का 12 मार्क्स, शॉर्ट नोट्स और डिस्टिंग्विश 4 मार्क्स, और कुछ एंट्री से रिलेटेड 4 मार्क्स। ये तो ये है। ट्रू एंड फॉल्स में पूरी किताब से आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। आपसे पूछे कोई भी स्टेटमेंट वो लिख देंगे, कहेंगे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और कारण के साथ बताओ कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो ये तो ज्यादातर बेस से होता है, लेकिन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स का। जैसे मैं आप यहाँ पे आप लोग में से कोई नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, वाह। लिटरली स्पीकिंग मुझे नॉन कॉमर्स वाले बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पता है इनको अपने फ्रेश तरीके से हमें पढ़ाना है। कॉमर्स वाले से बड़ी समस्या होती है हमें, सर हमने तो ये पढ़ा था। अच्छा मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा आप लोग का मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉमर्स वाले जरा सुनना, थोड़ा सा जानकारी जरूरी होती है। 11 12 पढ़ लिया आप लोगों ने कॉमर्स वालों? बोलो हाँ के ना? पढ़ लिया। एसेट्स का नाम सुना होगा, संपत्ति। उसमें आपने ये भी सुना होगा एक करेंट एसेट्स होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है। आप लोग में से कोई कॉमर्स वाले, एनीवन हु कैन डिफाइन द करेंट एसेट्स? सिंपल है, इससे आसान में कोई क्या पूछ सकता है? यस, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, द एसिड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, टाइम, within, so as you said कि the acid which can be converted into cash within 1 year, that is current asset, right? क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ जी। कोई भी एसेट कैश में कैसे कन्वर्ट होगा? बेच करके, मतलब so as you said कि the asset which can be converted into cash within 1 year, that is current asset, right? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी आप नहीं, आप नॉन कॉमर्स से, कॉमर्स से है ना? अब पट्टी वट्टी हटाओ यार, अब थोड़ा। तो जो आपने कहा सौरभ जी की द एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, राइट? मैंने आपसे पूछा कि कैश में एसेट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने कहा बेच करके। सो एज यू सेड द एसेट विच कैन बी सोल्ड विद इन 1 ईयर, बोला ना? विद इन 1 ईयर, दैट इज करेंट एसेट। सही बात है? ओके। सौरभ जी आप जिस पे बैठे हैं, ये जो डेस्क है हमारा ब्रेंच है, ये हमारा फिक्स एसेट से करेंट है? लॉक कर दें आपकी बात को। और बाकी बच्चे लोग एक बात बताना, इसको 1 साल के अंदर अंदर इस डेस्क को हम बेच सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना, आइदर यस और नो। वेदर दिस डेस्क कैन बी सोल्ड विद इन 1 ईयर, यस और नो। इस डेस्क को हम 1 साल के अंदर अंदर बेच सकते हैं, हाँ या ना? बताएं। बेच सकते हैं, ओके। ये एयर कंडीशन आपको कौन सा एसेट लग रहा है, फिक्स या करेंट? कॉमर्स वाले बताओ। फिक्स, ये तो फिक्स भी है। इस एसी को 1 साल के अंदर अंदर हम बेच सकते हैं, हां या ना? बेच सकते हैं, हां या ना?
So as you said, the asset which can be converted into cash within 1 year, that is current assets. This can also be converted into cash within 1 year. इसको भी हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कह सकते हैं ये फिक्स एसेट्स है? या तो ये फिक्स एसेट नहीं है, फिर या तो आपका डेफिनेशन सही नहीं है. भाई दोनों में एक ही बात होगी ना. या तो आप कह दो नहीं सर ये भी करंट एसेट्स है, या तो कह दो नहीं सर ये फिक्स है, तो आपके डेफिनेशन में तो ये भी आ रहा है. भाई जी जो आपने कहा, जो डिफाइन करा, मैं उसी की बात कर रहा हूं. मैं अपना तो मैंने कुछ ऐड करा ही नहीं आपको. एज यू डिफाइंड. अब बताइए, जानते समस्या आपके अंदर नहीं है. आपने डिफाइन क्या करा था? अभी क्या डिफाइन करा था? देखिए जानते हैं आपने 2 गलतियां की थी इसमें. देखिए सीए बनना है तो एकदम परफेक्ट बात करें. कोई भी काम चलाओ बात यहां नहीं चलेगी. इतना मत सोचिए. अगर मेरे हिसाब से कहेंगे ना, मैं आपको क्यों कहता हूं अकाउंट्स बहुत आसान सब्जेक्ट है. एक बात है, एसेट्स का मतलब संपत्ति बेटा हम लोग सब जानते हैं. करेंट का मतलब क्या होता है? करेंट का मतलब चालू. करेंट का मतलब चालू है. कहते हैं इसमें करंट है मतलब चालू है. तो ऐसी संपत्ति जिसमें करंट है वो करंट एसेट्स है. ऐसी संपत्ति जिसमें करंट है, जो आ रहा है जा रहा है. करंट का मतलब यही होता है ना, जो आ रहा है जा रहा है, मूवमेंट है जिसके अंदर, वो रुकेगा नहीं, वो करंट है. और जो आ गया और रुक गया अब कहीं नहीं हिलेगा. फिक्स का मतलब स्थिर. अब जैसे आपने एक बात कही, क्या नाम है बेटा आपका? शिव. जिसमें डील करते वो भी करंट एसेट्स है, बट वही करंट एसेट्स ही गलत है. जिसमें डील करते हैं वो भी करंट एसेट्स है, बट वही केवल करंट एसेट्स है, ये गलत है. क्या कैश करंट नहीं एसेट्स है? तो कैश में डील करते हैं क्या आप? क्या बिल रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स नहीं है, बट क्या हम उसमें डील करते हैं? देखिए द एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म और कैश इक्विवेलेंट फॉर्म और विच कैन बी कन्वर्टेड इन, विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश. ऐसी संपत्ति जो या तो कैश फॉर्म में है या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में है, या जिसको हमने अपने बिजनेस में कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए रखा है, विच कैन बी कन्वर्टेड इन. जहां यहां पे कैन भी गलत है. ऐसा एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. दुनिया में ऐसी कौन सी संपत्ति है बेटा जिसको हम बेच नहीं सकते? ये बात बताओ. ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसको हम बेच नहीं सकते? हवा पानी तो बिक रहा, और क्या बिकेगा? और नहीं, पानी वानी तो देखते ही होंगे. हवा अगर देखना है तो प्रत्यक्ष आप जाइए, अभी लेज का पैकेट खरीदिए. लेज वगैरह नहीं आता चिप्स, उसमें देखते हैं इतना बड़ा डब्बा, और मतलब ऐसे देख करके लेगा कि 2-4 लोग मिल करके खाएंगे, और उसको पन्नी को फाड़िए तो पता चला तो हवाई तो बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. तो कहने का मतलब थोड़ा सोचने का तरीका बदलना है, और कुछ नहीं है. हमने कहा था एसेट विच आर इन कैश फॉर्म और कैश इक्विवेलेंट फॉर्म और विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, दैट इज करंट एसेट्स. अच्छा अब एक बात आपने कही थी कि जिसमें डील करते हैं, यानी जिसको हम बेच सकते हैं विद इन 1 ईयर, राइट. जानते ये भी आपने गलत शब्द यूज करे. 1 ईयर नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा. अच्छा 1 ईयर का क्या मतलब समझते हैं आप? हैं? अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सौरभ जी? 22 जुलाई 2002. आप 1 ईयर के कब हो गए? 22 जुलाई 2003 में. ये 1 ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है. ये भी तो 1 ईयर है बेटा. कोई भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स को हम 1 ईयर कहते हैं. कोई भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स को हम 1 ईयर कहते हैं. अब कहते हैं कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है, बट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी एंडेड ऑन 31 दिसंबर. ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक साइकिलिंग ईयर है कैलेंडर. एक होता है आप कहते हैं फाइनेंशियल ईयर,
डू यू नो कब से शुरुआत होती है इसकी? अप्रैल से। आपको पता है हिंदी महीने में, हिंदी महीने की शुरुआत कब से होती है? अप्रैल हिंदी में बताओ। चैत्य। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन। सुना है नाम? ये होता है। चैत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल से। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं ना, ये हमारा बेटा हिंदी का साल है, हिंदी का साल है। बट इट डजेंट मीन कि दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर। हम यहां पे जो बात करेंगे बिजनेस में, किसी भी टर्म को जब डिफाइन करेंगे तो हम बात करेंगे 1 ईयर की नहीं, 1 फाइनेंशियल ईयर की नहीं, 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब समझते हैं? इवेल्युएशन पीरियड। हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को इवेल्युएट करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, दैट इज आवर अकाउंटिंग पीरियड। दिस मे बी ऑफ 12 months, लेस देन 12 months, more than 12 months, maybe started from 1st January, ended on 31st December, maybe started from 1st April and maybe ended on 31st of March. दुनिया के किसी अकाउंटिंग शास्त्र में बेटा ये नहीं लिखा गया है कि अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत कब से होगी और कब एंड होगा, कहीं नहीं लिखा गया है। हम कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग क्या करते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या ये कंपल्सरी है? जी नहीं। जैसे मैं बताऊं ये क्यों करते हैं हम लोग। जैसे सुनिएगा, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। अभिषेक जी, खाने में आपको क्या पसंद है? फ्री का? लड़कियों वाली बात मत क्या करो यार, फ्री का जो मिल जाए। मतलब खाने में कुछ तो ऐसा स्पेसिफिक होगा जो आपको पसंद आता होगा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक? चावल दाल, ओके। जैसे बैठ जाइए। अब अभिषेक भाई को मान लो हमने अपने घर पे इनवाइट करा, इन्होंने कहा, मैंने पूछा अभिषेक भाई क्या खाओगे, तो इन्होंने कहा चावल दाल चोखा। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये खाएंगे, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप भी वही खाना, इन्होंने कहा ये खाएंगे। अब मैंने सोचा कि यार अभिषेक के लिए मैं चावल दाल चोखा बना रहा हूं, जब मैं भी खा सकता हूं वो, तो यार मैं अपने लिए अलग से क्यों बनाऊं, मैं वैसा ही बना लेता हूं, ये भी खा लेंगे मैं भी खा लूंगा। मतलब समझिए, जो गवर्नमेंट है आपकी, उन्होंने कहा है कि भैया आप बिजनेसमैन, जो आप अपनी एक्टिविटीज करते हो ना, उन एक्टिविटीज का जो हमें इवेल्युएशन करेंगे, और जो इवेल्युएशन पीरियड होगा गवर्नमेंट का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। उन्होंने कहा मुझे इस पीरियड का रिपोर्टिंग चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी अपना अकाउंटिंग वैसे ही करो, उनको चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का। आप अपना कैसे करते हो आप सोचो। अब हमने सोचा यार उनके लिए अलग से करो, अपने लिए अलग से करो, तो ऐसा क्यों ना करें, हम भी उसी के हिसाब से कर लें। तो याद रखिए, बिजनेस में जब भी हम किसी टर्म की बात करेंगे, तो अगर टाइम पीरियड होगा तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, ऑलवेज वी विल से 1 अकाउंटिंग ईयर। ये कितनी छोटी छोटी बातें। अच्छा, आप लोग को और मैं आपकी मेमोरी टेस्ट लेता हूं। आप लोग ने सबसे ज्यादा 12th में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? बोलो। अकाउंट्स में पार्टनरशिप, सबको आता होगा ये तो, एकदम एकदम आसान है, एकदम आसान है। अच्छा, पार्टनरशिप में आपने जब शुरुआत की होगी, अभी चुपचाप सुनना बेटा, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अकाउंट्स पैदा कहां से हुआ वहां से दिखाएंगे आपको। देखिए, पार्टनरशिप में जो आपने शुरुआत की होगी पीएल अप्रोप्रिएशन से, याद आया? प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा अकाउंट से। आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बंटवारा अकाउंट में पढ़ा होगा कि फर्म ने जो भी कमाया वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा, राइट? पार्टनर्स के कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, कुछ सैलरी बोनस कमीशन देते हैं, कुछ उनके लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, है कि नहीं? कुछ ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, अब कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट देंगे, कहां पे लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। लोन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट देंगे, कहां पे लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। हर पॉइंट्स के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक? मान लो किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को हमें फॉलो करने होते हैं। मेरा सवाल सुनेगा, जवाब कोई नहीं देंगे, केवल जब मैं ऑप्शन दूंगा हाथ उठाएंगे बस।
कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लोन पे क्या इंटरेस्ट देना है नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं बोलेगा। पार्टनर्स के लोन पे क्या ब्याज देने, क्या इंटरेस्ट देने हैं, इसके बारे में नहीं लिखा गया है, फिर भी हम पार्टनर्स के लोन एडवांस पे उनको इंटरेस्ट ब्याज देते हैं। सुनिए जा, रुक जाइए, अभी अभी नहीं, अभी नहीं। मान लीजिए पार्टनर्स के लोन एडवांस पे, सपोज इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डेट regarding interest on loan and advance of the partner, still partners will be entitled for the interest at the rate of ऑप्शन ए में कितने लोग हैं? ऑप्शन ए 1 2 3। अच्छा, ऑप्शन बी में 1 2, बस माहौल बना रहा हूं, माहौल। ऑप्शन सी, मतलब आप लोग की याददाश्त अच्छी है, ऑप्शन सी में कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोग और किधर हो? अच्छा, ये तो कहेगा सर मैं तो नॉन कॉमर्स वाला। चलिए, तो ये गलत है बेटा, गलत, बोलो हाँ के ना। ये ओ तेरी, ये क्या हो गया, आप तो लुट गए आप। जी, किधर से आवाज आई? पार्टनर से लिया है जी, यही है ना? अच्छा, एक चीज सच्ची सी, क्या नाम है आपका? शिवम भाई, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है? ओ सर, इतना बड़ा धोखा, कौन सा लिखा हुआ है? दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा। देखो, मैं इसलिए कहता हूं पढ़ना सीखो। आप सब लोग नेट चलाते होंगे। 2018 मई 2018 मई अटेम्प्ट में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था। 2018 मई अटेम्प्ट, पहला क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, 2018 मई, पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ट्रू एंड फॉल्स में उन्होंने लिखा था कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डेड regarding interest on loan advance of the partner, still partners will be entitled for the interest at the rate of 6%. ट्रू और फॉल्स? 100% बच्चों ने ट्रू लिखा था। अच्छा, 6%, यार ये तो पता ही है, वहां 6% है, 6% पर एनम है। अच्छा, एक बात बताइए, 1 लाख का लोन है फॉर 3 months एट 6% और 6% पर एनम, बताइए इंटरेस्ट कितना होगा पहले केस में? 6% है। बताओ अभी, ये तो बड़ा कॉमन सा कैलकुलेशन है। बताओ बेटा, पहले केस में 1 लाख लोन लिया, 3 महीने के लिए लिया, 6% पे लिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जानते पूरे 6,000, क्योंकि अब यहां पे टाइम तो नहीं लिखा हुआ है ना बेटा। अच्छा, दूसरे केस में 1 लाख का 6% कितने हो जाएंगे? 6,000, बट पर एनम का मतलब एक एनम यानी 1 साल के लिए 6,000, तो 3 महीने के लिए 1,500, 1,500। देखिए, यहां पे टाइम लिमिट नहीं है। अगर 1 घंटे के लिए भी लिया ना आपने, अगर उन्होंने कह दिया 6%, तो 6% है 1 घंटे के लिए भी। आपको मैं घटना बताऊं, एक बार क्या हुआ, मैंने कुछ परचेजिंग कर ली 1,00,000 1,50,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड से। तो फोन आ गया क्रेडिट कार्ड वाले का, बैंक का। तो मेरे से कह रहा है कि सर जो आपने परचेज करा है इसको आप चाहो तो ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो, 6 ईएमआई में। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो हम बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उसने कहा कि सर 12%, 12%। तो हमने कहा कि यार ठीक है, मतलब महीने का 1% हो गया।
मैंने कहा ठीक है आप कर दो। फिर उस दिन मेरी लेक्चर थी, मैंने लेक्चर लिया तो मैं यही समझा रहा था बच्चों को। हमने कहा यार मैं तो समझा रहा हूँ यार, सब मेरे ही चूना लगा गया क्या। मैं जाके कस्टमर केयर फोन किया, बोले मैम अभी मैंने कोई ईएमआई कन्वर्जन की बात हुई थी। बोले अच्छा आपका, हाँ। हमने में एक बात बताओ, उन्होंने कहा 6 ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे मंथली या 12%। हमने 12% या 12% पर एनम है वो, करें से 12%। तो हम बोले कि तो फिर 6 महीने का 12% हो गया ना वो, तो साल के तो 24% हो गए। बोले यस सर। हम बोले अच्छा। सबसे बड़ा बेवकूफ हमें समझ रखा है, करो बंद करो, नहीं करवाना। तो बेटा ध्यान रखना है सारी चीजों का, एकदम बारीक। देखिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि कभी भी किसी भी फील्ड में आप जाते हैं ना, तो दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपकी प्रेजेंट पोजीशंस क्या है, यानी कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, और दूसरा आपको पहुंचना कहां है, यानी कि आपको किस तरह के लेवल ऑफ नॉलेज के रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये दोनों चीजें क्लियर है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। और खास करके मुझे, मैंने क्या बोला, मुझे कॉमर्स वालों से डर लगता है। नॉन कॉमर्स वाले को तो मैं गारंटी के साथ पास करवाऊंगा। कॉमर्स वाले से भाई साहब कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पूछ लो, मजा आ जाएगा। जो नाम पहले जुबान पे आएगा उसको डेबिट करेगा, और बाद में ढूंढेगा कि क्रेडिट किसको करें। अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो सर टू कैश। हंस रहे हो ना, ये लो। मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 10,000। पास करो तो अकाउंटिंग एंट्री। कौन पास कर रहा है? शिवम भाई बताएं। यस, नाम तो सुना ही होगा ये सब। हाँ तो बोलिए, आप बताओगे बेटा। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स। एक जवाब आया, और कोई बताना चाहेंगे? देखिए घबराइए नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास में कोई घबराता नहीं है। सबसे पहले बी फ्रेंडली, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना बेटा कि आपको सीखना है, तब तक तो अच्छा ये चल रहा है, ये तो मुझे आता है, अच्छा वो तो आता है। और कोई कोशिश, जस्ट ट्राई। चलिए शिवम जी आप बताएं। सही है। अच्छा, आप बताइए जी सौरभ जी, आपको भी ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा अच्छा, मुझे याद करते हैं आप इसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? कृतिका। बैड डेब्ट्स को तुमने क्रेडिट किया है, क्यों? बैड डेब्ट्स कम हो रहे हैं, तो बैड डेब्ट्स कम होते हैं प्रोविजन बनाने से। प्रोविजन का आखिर मतलब क्या होता है? बोलो, बोल। बैड डेब्ट्स को क्रेडिट क्यों किया है? एकदम घबराओ नहीं। एक चीज बताओ, बहुत ज्यादा बोलोगे तो क्या गलत बोलोगे? कोई फांसी पे चला देगा? आज गलत बोलोगे बेटा, तभी कल सही बोलोगे। तो इसलिए बोलने से घबराओ नहीं। जो आपको समझ में आए, जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे तब तक नई चीजें आएंगी कहां से। तो एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब देखो पढ़ा कैसे जाता है। अच्छा कोई बताएंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉमिनल। लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो चुका है, होने वाला है। तो तुमने बैड डेट्स क्यों लिखा जब होने वाला है? तो जब बैड डेट्स लिखा इसका मतलब हो गया। जानते हैं सबसे, हाँ? बिल्कुल सही बोला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सुनिए, प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है?
हमने सोचा ही नहीं कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। बस जो नाम हमारी जुबान पे सेट किया उसको डेबिट करो और बाद में ढूंढोगे क्रेडिट किसको करना है। जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं नहीं, यही कर रहे हैं ना आप लोग। इसको डेबिट करो, क्या बोला था आपने? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या बोला था? डेबिट। बोलो ना यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे एलियन की तरह ट्रीट कर रहे हो क्या? देखो, पहले क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट यही होता है कि मेरे जितने पुराने स्टूडेंट से पूछोगे, अब तक मैं बताऊं 2006 से आई स्टार्टेड माय टीचिंग, और अब तक कम से कम मैंने मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स को डील किया है। और सबसे पहले क्लास में, और आज भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, कहीं भी होते मुझे जरूर याद करते हैं कि सर आपने एक पढ़ने का तरीका सिखाया। आज जो चीजें हम लोग आंख बंद करके, अभी मैंने पूछा इसको डेबिट करो इसको क्रेडिट करो, करा ना आपने? क्यों डेबिट करो भाई? ये डेबिट होता क्या है? नाम सुना है आप लोगों ने? कृतिका नाम सुना है डेबिट का? क्या होता है ये? क्रेडिट का भी नाम सुना होगा। हाँ, होता क्या है ये? बोलो बोलो बोलो, एकदम खुल करके बोलो यार। है जी? देनदार। ये तो क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो इनकम को क्रेडिट क्यों करते हो? हम लोग रूल पढ़ते हैं ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सब पता नहीं क्या क्या। तो रिसीवर को डेबिट हम क्यों करते हैं? आखिर ये डेबिट क्रेडिट है क्या? डेबिट का मतलब, नहीं नहीं, डेबिट का मतलब, हम एक सेकेंड, हमारे पास क्या? तो तुम खर्चे को डेबिट क्यों करते हो? खर्चा निकल रहा नहीं, कैश निकल रहा है, तो कैश को डेबिट करना चाहिए ना। तुमने किसको डेबिट करते हो बताओ? खर्चे को डेबिट कर रहे हो, कैश को डेबिट कर रहे हो? मान लो सैलरी पे किया तुमने, तो किसको डेबिट कर रहे हो तुम? सैलरी को ना। तो तुम्हें तो कैश को करना चाहिए था। अच्छा, वाह। आखिर ये है क्या भाई? डेबिट और क्रेडिट है क्या? सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैं बच्चों से कहता हूं बेटा, व्हाई डेबिट द रिसीवर, व्हाई नॉट क्रेडिट द रिसीवर? रिसीवर को डेबिट क्यों करते हो, क्रेडिट करो। करे सर रूल है। हमने कहा से, संविधान में लिखा हुआ है? कहां से है? बोलो मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं? एकदम देखिए, मैं बड़ा सज्जन आदमी हूं। मैं हर चीज की बात करता हूं कि बेटा ये क्यों है ऐसा। देखिए, हम साइंस वाले हैं ना, हम ऐसे नहीं मानते किसी चीज को। कहते डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फिर क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, फिर थोड़ा देर इसको दिमाग में सेट करो, तो फिर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमें भी रटा दिया गया। जब मैं पढ़ने आया था, मेरे भी रटा दिया गया। मैं कहा ये चक्कर क्या है यार, ये है कहां से? जानते इस शब्द कब आया था? 1494 एडी, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द ईसा। 1494 ईस्वी में ये शब्द लाया गया था। क्या ये अकाउंटिंग के शब्द हैं? बिल्कुल नहीं जी। इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में डाला गया। कौन डाला था? लुकास पेसियोली ने। जिस दिन आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ जाएगा ना, आपको ये ना फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट डेबिट के मीनिंग को फुलफिल करे उसे डेबिट करो, क्रेडिट के मीनिंग को फुलफिल करे क्रेडिट करो। आप लोगों ने कौन सा रूल पढ़ा है अकाउंटिंग एंट्री का? गोल्डन रूल है ना। हम आपको सिखाएंगे डायमंड रूल, और दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री उससे मिस नहीं हो सकते विद लॉजिक। और आपके गोल्डन रूल को भी हम चीरेंगे कि आखिर रिसीवर को डेबिट किया गया है तो क्यों किया गया। जी सर, सारी बात होगी। अब हमें क्या पता, तुम बताओ, तुमने किया है ना? किसने किया है? अभी तो तुम लोगों ने किया है। अब भाई ने क्या पूछा सुनिए। जैसे क्या नाम है आपका? विवेक, VIVEK, ऐसे ना? देखिए, VIVEK, ऐसे ना? इसको शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं? विव, विवे, ऐसे कर सकते हैं।
वी जेड से कर सकते हैं? हाँ बोलो, कर सकते हैं हाँ या ना? नहीं, क्यों? क्या? आप कहोगे जेड हमारे नाम में है कहां सर? ये बोलो ना, जेड हमारे नाम में कहां है? तो अब भाई ने पूछा, ये डेबिट होता है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आर कहां है इसमें? क्यों शॉर्ट में लिखते हैं हम ऐसा? देखिए, मैं इसलिए सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। आपके अकाउंट्स में अगर फुल स्टॉप कॉमा भी यूज होगा ना, तो भी आपको बताएंगे कि ये क्यों यूज हुआ है। ये सब तो बताना ही है, और ऐसे बताने से मजा नहीं आएगा जब तक मैं लॉजिकली आपको प्रूफ करके ना बताऊं। मतलब हम कह देंगे इसका मतलब ये होता है, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं मान जाएंगे। जब तक लॉजिकली आपके सामने मैं प्रमाणित ना कर दूं कि ये देखो, तब तक आप ना तो मेरी बात मानिए ना किसी की मानिए। तो कहने का मतलब देखिए, चीजें वही है बेटा, पढ़ना हमें वही है, लेकिन ना अंदाज अलग होगा। क्योंकि अब देखिए, जो चीजें आप पढ़ेंगे उसको जाके प्रैक्टिकली आपको मार्केट में परफॉर्म करना है। जो चीज पढ़ेंगे, आपको पता है ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? डू यू नो? कल के डेट में आप सीए बनेंगे, व्हाट विल बी द मेन वर्क ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट? ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट मीन्स अंकेक्षण, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स which has already been prepared by any business concern। किसी बिजनेस कंसर्न ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, अब उसको जाके चेक करने हैं आपने। भाई मेरे, चेक तो तभी कर पाओगे ना जब आपको खुद आएगा। आपको पता ही नहीं है, पहुंच गया चेक करने। तो क्या करें बताओ? कैन यू स्टार्ट? चीजों को समझना शुरू करें, है क्या, कहां से आया। हम तो देखिए, आप लोग एक चीज बताइए, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अकाउंट ही ना, एनीबडी हु कैन डिफाइन व्हाट इज अकाउंट? भाई जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, मुझे एक बार नॉन कॉमर्स वाले फिर से अपनी शक्ल दिखाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। इत्मीनान से आप देख लिया ना, तुम लोग बराबर ही हो। समझ गए ना? कोई कॉमर्स वाला बोल दे, अगर इन लोग को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, तुम लोगों ने पर्सनल रियल नॉमिनल का नाम सुना है ना? मैं पांच पूछता हूं, पांच, तुम्हें बताने ये बस इतना ही, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर पांच के पांच सही जवाब दे दिए ना जिसने भी, तो अभी कभी 500 रुपए का इनाम। बस पर्सनल रियल नॉमिनल। बोलो इससे आसान दुनिया में कोई क्या ऑफर देगा आपको? पांच के पांच सही जवाब दे दिए, 500 रुपए का इनाम। अब भी बोलो, रेडी? बोलो। ओके। और नहीं दे पाए तो तुम ना, जितने कॉमर्स वालों ने सब मिल करके मुझे पार्टी दोगे। भाई तुम दो, भाई मैंने तो दो पे लगा दिया ना पैसे। पांच पूछ रहा हूं बस, पर्सनल या नॉमिनल। लो हिंट भी करता हूं, पर्सनल में पर्सन का नाम आएगा, पर्सनल में पर्सन का नाम आएगा, रियल में रियल एसेट्स के नाम आएंगे, नॉमिनल में एक्सपेंसेस का नाम आएगा, लॉसेस का नाम आएगा, इनकम का नाम आएगा, गेन्स का नाम आएगा। बोलो, तैयार? अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तुम लोग को हाथ उठाना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है? तीन ही हो सकते हैं, या तो पर्सनल होगा, या तो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा। चलिए, रेडी? रेडी? चलिए, ऑप्शन ए ये पर्सनल है, ऑप्शन ए ये पर्सनल है, ऑप्शन बी रियल, ऑप्शन बी रियल, ऑप्शन सी नॉमिनल। एक दूसरे शक्ल ना देखो, जिनको चौथा ऑप्शन नहीं है कृतिका, तीन ही है बेटा। बाकी लोग ऑडियंस पोल में जाएंगे।
ये पर्सनल है। तू तो मत बोल, तेरे मैंने बता रखा है, मेरी पहचान बहुत अच्छी है। ये पर्सनल है। लुट गए तुम लोग। चलो माफ किया, एक गलती माफ किया। तुम लोग क्या याद रखोगे, किसी दिलवाले से पाला पड़ा। एक गलती माफ किया, जाओ माफ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब माफ नहीं करूंगा, याद रखना। अभी तुम लिखना मत बेटा, एकदम स्टार्ट से जब लिखाना शुरू करूंगा तब लिखिएगा। पहले तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं कि देखो ये सारे भी तुम्हारी बिरादरी के ही हैं, और इससे शर्माने वाली बात नहीं है। देखो मैं इसलिए ये सारा करना पड़ता है कि तुम ये सोचो कि हमें पढ़ना है। पहली क्लास के बाद तो हमारे जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, हमारे किसी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, कहता है कि सर नींद नहीं आती, उसके बाद लगता है कि हमने 2 साल किया क्या। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रेडी, डन। चलिए ऑप्शन ए ये पर्सनल है, ऑप्शन ए पर्सनल है, ऑप्शन बी रियल है, ऑप्शन सी नॉमिनल है। अच्छा कुछ लोगों ने मार दिया। कितने लोग हो सही वाले? एक दो। ऐसे की सौगंध कोई झूठ मत बोलना 500 के चक्कर में। अच्छा बेटा, मेरे से पंगा लो यार। बड़े बड़े तैराक ने किनारे पे ही डूबते हैं। बड़े बड़े, मैं मुश्किल पूछूंगा ही नहीं, मुश्किल पूछूंगा तुम लोग सोच करके जवाब दे दोगे, इसलिए आसान में हराओ। पर्सनल में पर्सन का नाम, रियल में रियल एसेट का नाम, नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, गेन्स, लॉस, यही सब होता है। सो चलिए रेडी। ऑप्शन ए ये पर्सनल है, ऑप्शन बी ये रियल है, ऑप्शन सी ये नॉमिनल है। लुट गए अब। अब माफ नहीं करूंगा, अब तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। अच्छा बैंक में, रुको यार छोड़ो, बैंक ना लिखो। इसका नाम सुने आप लोगों ने? ये एसेट्स या लायबिलिटी क्या होती है आपकी? एसेट्स होती हैं पक्का? चलिए कोई नहीं। ऑप्शन ए ये पर्सनल है, रियल। हाथ उठाओ यार, मतलब कोई, मतलब जो लग रहा है उस पे हाथ उठाओ। तुम लोग किधर हो? नॉमिनल। हे प्रभु, तुम जरा सोचो बेटा, अगर गोल्डन रूल की भी मैं बात करूं, तुम्हें ये भी नहीं पता है तो तुम लोग अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हो? अगर अकाउंटिंग एंट्री में तुमने गलत किया तो वहीं से लेजर बनाओगे, एंट्री से लेजर बनेगा कि नहीं? वो भी गलत। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो भी गलत। ट्रायल बैलेंस से पीएल और बैलेंस शीट्स बनेंगे, वो भी गलत, मतलब परमानेंटली बिजनेस बंद। देखिए खैर, मैं आपको बताता हूं, जाने दीजिए, कोई बातें अब मैं समझ सकता हूं कि, और आप लोग को भी समझ लेना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक एक चीजों को समझना है हमें, क्योंकि जानते हैं ट्रू एंड फॉल्स वगैरह क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आप ही बालिका, हाँ बैठे रहो बैठे रहो। गीता जोशी। गीता बेटा आपने अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा है, बिजनेस के बारे में सुना है कभी? बिजनेस में क्या होता है बेटा?
क्या होता है बिजनेस में? व्यापार। ठीक है, यू आर अनेबल टू डिफाइन। सब लोग सुनेगा। मान लो ठीक है बेटा, आप हो सकता है मैं कहूं बिजनेस क्या होता है, आप डिफाइन ना कर पाओ, लेकिन आप समझते तो जरूर है। एक बात बताइए, अपने यहां से नीचे जाएंगे, ढेर सारी एक लेन में दुकानें खड़ी हैं, राइट? दुकान पड़ी हुई है यहाँ पे। आप उन दुकान के पास जाना, बस एक सवाल पूछना कि भाई साहब, मान लो जो चाय बेच रहा है, आप उनसे पूछना कि भाई साहब ये जो चाय बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? बताइए जोशी जी, क्या जवाब आएगा उनका? बिजनेस नहीं, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। क्या उनको चाय पिलाने में मजा आ रहा है? नो, नॉट एट ऑल। बगल में देखो पराठे बेच रहा बेचारा धूप में आकर के, उनसे पूछना कि भाई साहब आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्या बोलेगा बेटा? पैसा कमाने के लिए। आगे साउथ इंडियन वाला बेच रहा है, उनसे पूछोगे वो क्या बोलेगा? जूस वाला, कपड़े वाला, सबका काम वो कोई भी कर रहा हो, सबके पीछे उनका एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है, जस्ट टू अर्न द मनी, नथिंग एल्स, राइट? कल के डेट में एक चीज बताओ, आपको भी मान लो कोई व्यापार करने का मन करे, बिजनेस, कुछ सोचा है आपने कि कभी मौका मिलेगा तो कोई बिजनेस करेंगे? क्या कुछ सोचा है? एनीबडी? क्या सोचा है सौरभ भाई? मतलब क्या चीज का? रियल एस्टेट। ओके। मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली आया था, जब सीएबी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो रहता था हॉस्टल में। तो हॉस्टल में रहता था, तो चाय पीने के लिए, बनाना बनाना तो कुछ आता नहीं था, तो चाय पीने के लिए बाहर निकलते थे। एक बंदा था संजय भाई, हमारे चाय बेचते हैं, आज भी मैं उनके यहाँ जाके पीता हूँ। भाई साहब सुबह से लेकर के शाम तक कस्टमर की भरमार, और चाय बनाते भी बड़े अच्छे थे। हमने एक बार बोला कि संजय भाई, सुबह शाम तक कितना बेच लेते हो चाय? बोले कम से कम 4,000 5,000 कप तो बेच ही लेते हैं। और उस समय की बात तो 3-3 रुपए में बेचते थे चाय। हमारी लागत कितनी आती होगी आपकी? मान लो कि अगर 4,000 ही कप ले लो, तो 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपए का बेचा ना, हमें लागत कितनी आती होगी? कह रहे कितना, 2-3 हजार का सामान होता है, हमारे 5,000 का होता होगा, और क्या? तो एक दिन में 7,000 रुपए बचा रहे हैं, और 30 दिन में 2,10,000। हमारे और कोई क्या कमाएगा? 2003 की बात बता रहा हूँ, सॉरी 1 की बात बता रहा हूँ। हमने सोचा था अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो चाय का ही दुकान खोलेंगे। भाई डबल रिटर्न है एक दिन में, चाय का दुकान। अच्छा अब सोचो, वी हैव प्लान कि हमें चाय की दुकान खोलनी है। बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, आज बड़े बड़े कैफेटेरिया है, चाय ही तो बेच रहा है, और क्या कर रहा है? सड़क बर्गर खाते हो आप लोग? बर्गर खाए हो? मैकडी में खाए हो? नहीं, खा लेना कभी। और सड़क पे खाए हो, सड़क पे जो बेचता है, खाए हो? क्या मैकडी वाला कुछ और डालता है? वो भी पाव चाहिए, इधर भी पाव चाहिए, वो भी पनीर डालते हैं, ये भी डालते हैं, ये भी सब्जी डालते हैं, वो भी डालते हैं। तो तुम मैकडी जाओ चाहिए, हाँ बात तो वही है। अच्छा अब सुनिए, अब तो चाय की दुकान आप लोग को खोलनी है, थोड़े बहुत चलिए मैं पैसे देता हूं आपको, 10,000 रुपए, बताओ कैसे कैसे क्या क्या खरीदोगे? सबसे पहले क्या करोगे? हाँ? सबसे पहले रेडी। चलो रेडी खरीदोगे, रेडी आया पैसा गया, ट्रॉली, ट्रॉली आया पैसा गया, देखो ये एक्टिविटीज है बेटा, इसी को लिखना होता है। और क्या करोगे बताओ उसके बाद? शिवम? हाँ, जैसे क्या? हाँ? पहले फिक्स एसेट्स। अब किसी ने कहा दूध खरीदेंगे, भाई रखोगे कहां? पहले बर्तन तो खरीदो, चीनी खरीदो, कहां रखोगे? तो सब इसे देखिए, बिजनेस यही होता है, सबसे पहले फिक्स संपत्ति। अब एक चाय वाले की तरह अगर हम सोचे, तो कप खरीदेंगे, गैस सिलेंडर खरीदेंगे, चूल्हा खरीदेंगे, डब्बे खरीदेंगे, है कि नहीं? ये सारा हमारा फिक्स एसेट्स है। चलो ये खरीद लिया, जरा याद करना, दुनिया के किसी बिजनेस में इससे ज्यादा होता है क्या कुछ? उसके बाद क्या करते हैं वो? रॉ मटेरियल, दूध, चीनी, चायपत्ती, अदरक, इलायची, है कि नहीं? ये सारा खरीदा, आ गया। उसके बाद इन सबको प्रोसेस करता है, वो चाय बनाएगा, और उसके बाद कस्टमर को बेचेगा। अब बेचेगा तो पैसे आएंगे भी, और ये सारे प्रोसेस चीजें जाएंगी। सवाल है बेटा, ये सारा काम आप कर क्यों रहे हैं? बताइए, सारा काम आप कर क्यों रहे हैं? कमाने के लिए। तो आप जानना चाहेंगे कि नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं, इससे वाकई में कुछ कमाई हो रही है, नहीं हो रही है? आप जानना चाहेंगे हाँ या ना?
जानना चाहेंगे? अच्छा, रोज रोज जानना चाहेंगे कि आज क्या कमाया, कल क्या कमाया, परसों क्या कमाया? रोज रोज? नो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हम क्या करते हैं, इसके लिए गैप लेते हैं, टाइम गैप। मान लो यू स्टार्टेड, जैसे 1/1/2018, कोरोना काल के पहले की बात करते हैं, और एक टाइम गैप लेते हैं। टाइम गैप 10 दिन का, 20 दिन का, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जो भी, मान लो 12 मंथ्स। 31/12/2018। मान लो इस ड्यूरेशन में आपने 50 लाख रुपए का खर्चा किया, आपके पास से 50 लाख गया, और चाय बेच करके मान लो 90 लाख आया। बताइए फायदा कि नुकसान? बताइए जोशी जी, फायदा या नुकसान? देखिए, डू पार्टिसिपेट, सीखना है तो पार्टिसिपेट करिए। फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का? 40 लाख का? पक्का? बेटा, हमने तो आपको कहा कि 50 गया, 90 आया। बट एक बात तो, ये 50 लाख रुपए एक ही दिन में चला गया? एक ही दिन में नहीं ना, पूरे 12 मंथ्स में, 365 दिन में। ये जो 90 लाख रुपए के चाय बेचे आपने, एक ही दिन में बेच दिए, इन 365 डेज, है कि नहीं? अब ये हमने तो आपको टोटल करके बता दिया, आपने कहा कि सर 40 लाख कमाया। एक बात बताओ, 50 लाख पूरे 12 महीने में गए, 90 लाख का चाय हमने पूरे 12 महीने में बेचे। अब इतनी सारी चीजें हमें यहां पे याद रहेगा? बताओ, याद नहीं रहेगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमने क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ? याद रहेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। आप बताएं क्या नाम है बच्चे? लव? लव शंकर। बताएं इसको कैसे याद रखोगे आप? लिख करके। बहुत अच्छी बात करी आपने। लव कहां पे लिखोगे भाई? कहीं तो लिखोगे। कहां पे? हाँ, कॉपी में लिख करके रखोगे। चलिए बैठ जाइए। तो बच्चे ने कहा कि सर कॉपी पे लिख करके रखेंगे, डायरी में लिख करके रखेंगे, नोटबुक में लिख करके रखेंगे, है कि नहीं? तो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट कमाना। एंड टू अर्न द प्रॉफिट, बिजनेस नीड टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज। अब उन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या रहा, फायदा या नुकसान? अगर ये जानना है तो इन एक्टिविटीज को हमें कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। मैंने लव भाई से पूछा कि भाई अब चाय दुकान वाले की तरह ही बात करो, कहां पे लिख करके रखोगे? तो भाई ने बोला कि सर कॉपी में लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, यही ना? तो जानते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना, एंड टू अर्न द प्रॉफिट बिजनेस नीड टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज? टू नो दैट बिजनेस नीड टू राइट डाउन दिस। कहीं ना कहीं लिखेगा। जी, आ जाओ जो बेटा। तो बिजनेस अपनी इन एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं लिख करके रखेगा। और मैंने पूछा कहां पे लिख करके रखेगा? आपने कहा सर कॉपी में लिख के रखेगा। जानते उसी कॉपी का नाम अकाउंट है। अगर लोग कहते हैं ना अकाउंट क्या है, अरे अकाउंट यार कुछ नहीं, एक जगह है जहां पे आप अपने बिजनेस के इन एक्टिविटीज को लिख करके रखते हो। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो अकाउंट, अ प्लेस वेयर बताइए, इससे सस्ता और सिंपल आपको क्या समझ में आएगा? एक जगह है जहां पे बेटा हम लिख करके, आप कॉपी में लिख करके रखते हैं ना सारी एक्टिविटीज को, कॉपी का नाम अकाउंट है। डायरी में लिख करके रखते हैं ना, डायरी का नाम अकाउंट है। जहां कहीं भी आप बिजनेस की एक्टिविटीज को लिख करके रखते हैं, उसी जगह का नाम अकाउंट है। अच्छा भाई, किस भाषा में लिखेंगे? एक बात, कॉमर्स वाले, आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को कौन से लैंग्वेज में लिखते थे? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, चाइनीज, कौन सा? बेटा आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स से? कॉमर्स से, गुड, आप बच गए। चलिए, तो बताओ, आप लोग लिखते तो होंगे ना किसी न किसी लैंग्वेज में बिजनेस की एक्टिविटीज को? कौन सी भाषा में लिखते थे? इंग्लिश में? पक्का? ओके। नॉन कॉमर्स वाले फिर से एक बार हाथ उठाओ। अंग्रेजी आती है? डू यू नो इंग्लिश?
So just you tell me what is the meaning provision for bad debts account debited to bad debts? नहीं पता, अंग्रेजी आती नहीं है। ये लो जी, ये कह रही है अंग्रेजी आती है लेकिन बता नहीं रही है। जानते आप छोड़िए, जो अंग्रेज इंग्लिश के जो जन्मदाता होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा। क्योंकि जानते बेटा, आपने इसको लिखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज ही नहीं करा। इंग्लिश के आपने शब्द जरूर लिए, बट यू मेड अ डिफरेंट लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ये कहते हैं ये डेबिट करो, ये क्रेडिट करो, ये सारे, ये अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की भाषा है। हम जैसे एक बात बताइए, हम अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का सपोर्ट लेते हैं कि नहीं? वैसे ही बिजनेस के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। बिजनेस अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाता है, किस भाषा में पहुंचाता है? भाई, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किस भाषा में बिजनेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, जिस भाषा का यूज करता है उसी का नाम है अकाउंटिंग। एक जरा बताइए, मान लो आज हम आपसे कहते हैं कि आपको मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, आपको किसी बिजनेस में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहोगे, हाँ या ना? जानना चाहोगे क्या? बोलो भाई, किसी कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं तो कंपनी के बारे में क्या जानना चाहोगे? ग्रोइंग है, नहीं, ये सब कैसे पता चलेगा यार? अच्छा देखिए, बालिकाओं एक बात बताना, एकदम आईसीआई की सौगंध झूठ मत बोलना। बोलो, एकदम फ्री हो ना, हेजिटेशन तो नहीं है? हाँ, देखो आज आप 18 ईयर्स एज ग्रुप में हो। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी होगी आपकी शादी होगी, एकदम आईसीआई की सौगंध लिया मैंने। लड़के में बताओ, एक चीज देखना है बस, झूठ मत बोलना। एक चीज क्या देखना चाहोगे, सच्ची बोलना? साइलेंस। एक चीज देखा, देखा, और तुम मूर्खों जा करके पार्लर में समय गुजारोगे। लड़की ने क्या बोला, लड़का कितना कमाता है? देखिए एकदम फैक्ट है। मैं आपको दिखाता हूं एक घटना, ड्रामा। बच्चे जो नहीं देखे, एक होता है बेटा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, इधर होता है एक्सपेंस लॉस, इधर होता है इनकम और गेन्स। एक हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट्स। अच्छा देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ये राइट हैंड साइड, सही है? अच्छा एक ईमानदारी से एक चीज बताना, कभी किसी का भी शादी ब्याह होते हुए देखा है? देखा है? देखो मैं तो भुक्तभोगी हूं, मुझे पता है, मैं तो भाई शादीशुदा आदमी हूं। तो आप लोगों ने कभी किसी का देखा है? किसी भी जाति, किसी भी धर्म में शादी हो, जब दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाता है तो याद करके बताओ दुल्हन कौन सी साइड बैठती है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। हमेशा जो दुल्हन होती है ना, इधर बैठती हैं, और दूल्हा जो होता है ना, इधर बैठता है, कभी भी किसी भी जाति धर्म में। अब जब मेरी शादी हो रही थी बेटा, तो मैं भी बैठा हुआ था, और ऑफ कोर्स आई वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैठ के तैयार कर रहा था मंडप पे। मैंने कहा यार, मैं इधर हूं, वो इधर है, यानी कि ये तो हमारे पूरे साल का परफॉर्मेंस बताता है, यानी मैं कमाऊंगा और वो खर्च करेगी, और मैं उसका परमानेंट संपत्ति और वो हमारी परमानेंट दायित्व। भाई मैं बैठ के आखिर क्या करता, कुछ हिसाब किताब लगा रहा था बैठ करके। देखो होता, अच्छा देखो, हम लोग भी लड़की के लिए अपनी बहन की शादी के लिए गए, तो क्या देखते हैं लड़के में, कमाता कितना है, क्योंकि वो कमाएगा तब जाके ये खर्च करेगी, ये तो देखते हैं। इसके अलावा और क्या देखते हैं, लड़के के पास संपत्ति कितनी है। मान लो कल के डेट में कमाना बंद कर दे, तो इतनी संपत्ति तो हो ना कि इसका भरण पोषण हो जाए। पता चला जी प्रीत विहार में एक 10 करोड़ की कोठी है, वेरी गुड। फिर पता चला 9 करोड़ 99 लाख का लोन है।
तो फिर उसका अपना क्या है? उसका अपना क्या है? देखिए, तो हम हर चीज देख रहे हैं। अब आपको यहां पे लग रहा होगा, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ का गलत ही सिस्टम है, लेकिन जब लड़के लड़की की शादी होती है, देखिए डॉरी का सिस्टम है, दहेज। दहेज कौन किसको देता है? लड़की वाले लड़के वालों को, लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, राइट? दहेज देने का मतलब है कि लड़कों को खरीदा जा रहा है। सही बात है। दहेज देने का मतलब है लड़कों को खरीदा जा रहा है। और खरीदा किसको जाता है? एसेट्स को या लायबिलिटी को? ऑफ कोर्स एसेट्स को खरीदेगा यार, संपत्ति को। और हम लोग क्या, रियल एसेट्स है। मतलब रियल संपत्ति मींस व्हाट? द थिंग्स विच हैव द रेवेन्यू जनरेशन पावर। अब बताओ, आधा टन का एसी का खरीदेंगे तो कम दाम, 1 टन का खरीदेंगे तो 2 टन का, दिखता तो सारे एक जैसा ही है। अब कोई ऐसा लड़का है जो 20,000 महीने का कमाता है तो उसको कम दाम मिलेगा, 50,000 का महीने का कमाता है ज्यादा दाम मिलेगा, लाख रुपए महीने का कमाता है और ज्यादा दाम मिलेगा। मतलब जिस जिस तरीके से उसकी रेवेन्यू जनरेशन पावर बढ़ती है, उस संपत्ति के दाम, इसी को तो कहते हैं रियल एसेट्स, वास्तविक संपत्ति जिसके अंदर इनकम कमाने की क्षमता है। तो देखिए, आपको नहीं लग रहा एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपके सामने से गुजरेगा हर चीज, आपको लगेगा अच्छा ये होता है। दुकान में बैठ के अकाउंटिंग कर लोगे यार, लोग कहते हैं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, कुछ होता ही नहीं है इसमें। आपको बैठोगे ना दुकान पे जाकर के, एक बार बिजनेस प्लान करोगे ना खुद से, तो आप खुद समझ में, अच्छा ये भी बिजनेस में होता है, ये भी होता है। क्या होता होगा यार, बिजनेस की शुरुआत हुई तो पैसे चाहिए कुछ, फिर हमें फिक्स एसेट खरीदने, रॉ मटेरियल खरीदने, अब बेचेंगे, नगद भी बिकेगा उधार भी बिकेगा। उधार बिकेगा तो हो सकता है जिसको उधार बेचा वो लेके भाग भी जाए, है कि नहीं? भाग गया, मान लो कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ा हुआ मिल गया तो पकड़ के वसूल भी ले। यही सब तो होता है बिजनेस में, और क्या होता है यार। हाँ, अब जैसे मान लो अभिषेक भाई हैं, अब इनको मैंने 10,000 रुपए का उधार बेच दिया है, टाइम हो गया, ड्यू डेट हो गया पेमेंट करने का, फोन कर रहा हूं उठा ही नहीं रहे। पेमेंट मांगने के लिए घर जाता हूं तो देखा बाहर से ताला लगा हुआ है, कहीं रास्ते में हमको देखे तो झट से गायब। हमें क्या लगेगा, इनका देने का मन है कि नहीं है? नहीं है। लॉस की संभावना है ना, हुआ तो नहीं है ना, इसी के लिए तो प्रोविजन करते हैं हम। संभावित लॉस से है, लेकिन कोशिश करेंगे ना रिकवरी की, तो अभी कैसे लॉस मान लेंगे हम? इसी को तो कहते हैं प्रोविजन करना, भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए तैयार रहना। इसका आप पढ़ेगा, कंसेप्ट भी है इसके। जितनी चीजें पढ़ोगे ना, जानते हो हम लोग सारे वास्तविक लाइफ में करते आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जरा सुनिएगा। आज मैं केवल आपको यह बताता हूं कि चीजें बड़ी आसान है, बस इसको ओपन कर लीजिए। अभी आपने देखा अकाउंट क्या होता है, एक जगह है जहां पे सर बिजनेस की एक्टिविटीज को हम लिखते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम उसे अकाउंटिंग कहते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अकाउंटेंसी है। अच्छा, अब देखो कई सारी चीजें हम लोग कैसे करते हैं। एक चीज बताओ, जैसे मान लो बालिकाएं हैं, मैं ये बताता हूं, जैसे गीता, क्या जोशी क्या बताया आपने? गीता। गीता पापा क्या करते हैं बेटा आपके? टीचिंग है, टीचिंग में आपके पापा। सच्ची सच्ची अच्छा, कॉमर्स वाले तो नहीं है? नहीं है, पक्का, चलिए ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ का कल्चर है कि लड़के लड़की की शादी में खर्चा लड़की वालों को करना पड़ता है ज्यादा ज्यादा। तो गीता, एक से ईमानदारी से बताना, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल, 10 साल बाद जब भी आपकी शादी होगी, तो उसके लिए पापा आपके पैसे अरेंज कर रहे होंगे या 10 साल बाद सोचेंगे? क्या लगता है आपको, व्हाट यू फील? कर रहे होंगे ना। मेरी बेटी है 10 साल की, बड़ी बेटी मेरी 10 साल की, बेटा शैतान है 3.5 साल का। जानते, अभी से मैं उसके लिए पैसे का, उसका एजुकेशन के लिए सोच रहा हूं, पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, लड़कियों के लिए हम भी अरेंज करते हैं कि भाई फ्यूचर में जाएगी तो इनके एजुकेशन या इनकी शादी ब्याह पे खर्चे करने पड़ेंगे, हम नहीं अरेंज करेंगे तो उस समय तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। अच्छा, आप लोग लड़के लोग, भाई आप घर वालों के लिए एक संपत्ति हैं, बट अभी रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आए हैं। जिस दिन सीए बन जाएंगे, घर वाले बेचेंगे कि नहीं आपको? पक्का एकदम लगाएंगे मेले में, ये देखो हमारा लड़का इतने का है। अच्छा, तो एक उनके लिए इनकम की संभावना है कि नहीं है?
तो क्या आपके पापा इसी खुशी में अभी से खर्चे उर्चे कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं, अभी अभी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए ना? कभी कोई नहीं करता। अच्छा एक चीज बता, तुम्हें क्या लगता है तुम सीए बन जाओगे, हाँ या ना? पक्का? कितने साल में? 5 साल। क्यों बनना चाहते हो सीए? पक्का कमाओगे, खुशी होगी, मजा आएगा? चल आज पार्टी दे दे उसी नाम पे, हैं? देखो कितना बड़ा कंजर आदमी है। अभी ये सीए बना नहीं है, अभी बिका नहीं है, पैसे आई नहीं, इसके पापा खर्च करे होंगे, और तू तो उन्हीं की औलाद है। पार्टी दे दे बेटा ना। सुनिए जरा, भविष्य में अगर कोई खर्चा, कोई लॉस दिखता है ना, तो हम उसके लिए तैयारी करके रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं। लेकिन इनकम गेन की संभावना होती है ना, तो जब कहते हैं जब हो जाएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं। अब जैसे अच्छा बताओ, सीए बन जाओगे तब पार्टी दे दोगे? देखो हाँ, मतलब कंफर्म हो गया तब हाँ। अच्छा, ये हम रियल लाइफ में भी करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई अगर हमने कहा कि भविष्य में खर्चे होने की संभावना है, उसके लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकम होने की संभावना है तो हम कहते हैं जब हो जाएगा तब हम बात करेंगे। करते हैं कि नहीं रियल लाइफ में भी? करते हैं ना? और जानते हैं अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, यही बात कहता है कि बिजनेस को भविष्य में होने वाले खर्चे और लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन करके चलने चाहिए, बट इनकम गेन की संभावना है तो जब होगा तब बात करेंगे। अच्छा, एक कंसेप्ट पढ़ोगे मेटलिटी कंसेप्ट, सुनना जरा क्या कहता है, और तुम देखना कि तुम उसको रियल लाइफ में फॉलो करते हो कि नहीं। एनी आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस on the decision of the user of the financial statement is material item and that should be disclosed separately। कुछ आया समझ में ना? साहब बोलो ना, नहीं आया ना? आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या आपको मेरा नाम पता है? मेरा नाम पता है? वो मेरा नाम नहीं बेटा, वो मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरा नाम है रमेश कुमार सिंह। बेटा मैं बीकॉम भी हूं और मैं सीए भी हूं, ओरिजिनल वाला। मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी है। आपको पता है एक सीए की पहचान क्या होती है? नहीं, मैं कह दिया मैं सीए हूं तो आप मान लोगे? हमारा एक नंबर होता है, दैट इज नोन एज मेंबरशिप नंबर। ये देखिए मेरा है 510109। आप आईसीआई के साइट पे जाएंगे, चेक करेंगे, मेरा पूरा कुंडली दिख जाएगा। ये मेरी पहचान होती है। बेटा जब भी आप पढ़ने आते हैं तो आप डेफिनेटली यू वांट टू नो कि आपके टीचर कौन होंगे, जानना चाहते हैं कि नहीं? आपके फैकल्टीज कौन होंगे? एक तो नाम सुनते हैं, और सबसे मेजर आप क्या देखते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि भाई क्या है वो आके? तो आप आए होंगे तो डेफिनेटली हमारे बारे में भी देखा ही होगा। बोलो हाँ, देखा होगा। तो आपको मेरा नाम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, मेरी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन, मैंने बीकॉम भी किया हुआ है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। अच्छा, अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन से इसको, तो आपने ये देख करके हमें ज्वाइन किया, मैं अपनी क्वालिफिकेशन से गायब कर देता हूं। अब ज्वाइन करेंगे मुझे, हाँ या ना? हाँ या ना? करेंगे? अब बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब भी हाँ? अब हाँ? अब क्या ना? अब अच्छा ये बताइए, दोनों ही मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, बट बताइए दोनों में से कौन सा इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रभावित कर रहा है? अब हमें हाईलाइट करना है, तो मैं किससे हाईलाइट करूं? जानते हैं मेटलिटी कंसेप्ट जो मैंने बोला यही बात कहता है। ये कहता है कि बिजनेस में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर दे, अगर वो है तो यूजर का डिसीजन कुछ और है, वो नहीं है तो यूजर का डिसीजन कुछ और है।
वो मेटेरियल इंफॉर्मेशन है और उसको हमें सेपरेटली हाईलाइट करने चाहिए। यहाँ पे ये वाला, अब बताइए हमने बीकॉम दिखाया तो भी आपका एडिशन था, हाँ, नहीं दिखाया तो भी हाँ, दिखाया तो भी हाँ, नहीं दिखाया तो भी हाँ, पर सीए दिखाया तो हाँ, नहीं दिखाया तो ना। तो बताइए कौन सा इंफॉर्मेशन जो आपको प्रभावित कर रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं देखता हूं इस मेंटलिटी कंसेप्ट को आप अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं कि नहीं। बॉयज में बताइए, गर्ल्स का तो एज्यूम्ड है, बॉयज में सच्ची सच्ची बताइएगा, सब लोग सच, इस बैच में तो मुझे सारे सच्चे ही लोग लग रहे हैं। क्रीम यूज करते हैं, कितने बच्चे क्रीम यूज करते हो बॉयज? बॉयज, हे भगवान, छी छी छी, कितने झूठे लोग हैं। हाँ? कौन करते हो? ओके, अभी नहीं करते हो। मैंने ऐसे, चलो किसी और की बात कर लेता हूं। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा क्रीम यूज करते हो, तो बोला हाँ। हम बोले कहां, कहां पे लगाते हो? तो कह रहे कि सर चेहरे पे। हम बोले किसके चेहरे पे? कह रहे सर अपने चेहरे पे। हम बोले अच्छा। हम बोले तेरा पीठ किधर है, दिखाया। बोले इस पे क्यों नहीं लगाते हो? हाथ जो है ये तेरा पड़ोसी का है इस पे क्यों नहीं लगाते हो? पैर पे क्यों नहीं लगाते हो जी? वाई ऑन चेहरा ओनली? कभी आईने के सामने खड़े होकर के आप ये देखते हो कि आपका हाथ कैसा दिख रहा है? कभी देखते हो? क्या देखते हो? चेहरा कैसा दिख रहा है? क्यों है? मतलब कैसे? तुम अपना चेहरा तो देख ही नहीं पाते हो, बाहर निकल कर देख पाते हो क्या? तो पहचान किसको दिखाते हो? दूसरे को। बोलो ना हाँ, जो सच है वो सच है। मतलब चेहरा दिखाने के लिए आप जानते हो कि लोग इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब मुझसे दोस्ती करोगे, हाँ या ना, इधर से ही डिसाइड होगा, है कि नहीं? और बाल ऐसे लटक रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे हो रहा है कि नहीं। अब तो मैं नहीं करता हूँ, शादी से पहले खूब करता था हाँ, अरे मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद तो भाई साहब लाइफ का सबसे बड़ा दुर्घटना है वो। और खास करके लव मैरिज कर लो ना, मेरा वही है। अब पत्नी कहती है आप बात नहीं करते भाई, मैंने कहा वो जो शादी के 10 साल पहले जुड़े थे तब तक किया क्या हमने? बात ही तो करा। अब स्टॉक में कुछ है ही नहीं, अब कितना बताओगे? अब ये नहीं बोलते पहले आप इतनी तारीफ करते थे, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ये हूं। तो हम बोले बताओ आज तक कभी देखा चुनाव के बाद कोई प्रचार करता हो गया चुनाव, प्रचार बंद। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं यहीं पे हंसता हूं, वहां तो चुपके से निकलता हूं खैर, क्या देखिए, आई मीन टू से कि आप जानते हो कि लोग आपके चेहरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। पार्लर में भी जाते हो, चेहरा ऐसा दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये करते हो। तो क्या आप मेंटालिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो? ऐसा आइटम, ऐसा इन चीजें जो दूसरे के मतलब लोगों को प्रभावित करे, उसको हमें हाईलाइट करनी चाहिए। मेंटालिटी कंसेप्ट यही तो कहता है। तो आई मीन टू से कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज एज इजी एज यू कैन नेवर इमेजिन। इतना आसान है। मैं किसी भी टॉपिक की बात करता हूं, कोई भी टॉपिक आप सुनोगे समझोगे तो लगेगा यार ये टॉपिक था, हमने आज तक क्यों नहीं सोचा। इतना इजी अकाउंट्स। तो किसी को घबराने की जो, देखिए मैं बच्चों के दर्द को बहुत समझता हूं, मेरा अपना पर्सनल फील। व्हेन आई ज्वाइंड माय सीए इन 2001, आई एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अकाउंट्स क्लास। जानते मुझे क्या पढ़ाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और ये डेबिट करो, ये क्रेडिट करो, ये करो, ऐसे करो। मैं तो एकदम ब्लास्ट। मैंने कहा मैं कहां फंस गया, नॉन कॉमर्स आया था, मैं कहां फंस गया। मैंने एक दो बार सर से पूछा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। हमने सर इसीलिए आए हैं बट क्या पढ़ें, कैसे पढ़े, थोड़ा सा तो आप एक तरीका बताओ। भाई दोस्त यार से पूछो, इग्नोर करे तो सीए छोड़ दे। मतलब ये स्थिति रही। और एक वो दिन था और एक दिन वो आया व्हेन आई बिकेम द मेंबर ऑफ रिसर्च कमिटी ऑफ द आईसीआई अकाउंटिंग में। और यस, और कई सारी चीजें हमने वहां पे दी हैं। और आई डिड प्रूफ इट कि द मोस्ट एंड मोस्ट इजी सब्जेक्ट इन द सीए प्रोफेशन इज अकाउंट्स। इससे आसान कुछ नहीं है।
मैंने कहा आपने गोल्डन रूल पढ़ा ना, आपको डायमंड रूल सिखाएंगे। अगर आपके अकाउंट हाथ पे फ्लो ना किया तो लाना था, बट उसके लिए कुछ कमिटमेंट्स हैं। क्लासरूम में कंसिस्टेंसी, किसी भी कीमत पे आप क्लास नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जिंदा है तो क्लास में दिखेंगे, और मैं तो खैर दिखूंगा दिखूंगा, मुझे तो पैसे मिलते हैं। तो रेगुलरिटी, और एकदम से ना आपको आपकी जितनी चीजें ना आपको आपकी भाषा में हम समझा देंगे ये क्या है पूरा। और एक बार चीजें कंसेप्चुअली निकल जाए ना, हम कभी एक क्लास में मान के नहीं पढ़ाएंगे कि आपने पहले से आज तक कभी कुछ पढ़ा है। ए फॉर अकाउंट से शुरुआत कर दिए हैं, और अब अकाउंट में हमने क्या बोला, ये बिजनेस होता है, ये एक्टिविटीज हैं। अब एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, अब उसमें पढ़िएगा, ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, ये क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं। एक एक चीज आपके सामने हम ग्रेजुअली लेकर के आएंगे। आज बस हम आपको मिलने आए थे, इंट्रो करने आए थे। अभी बहुत दूर की तैयारी है हमारी, फरीदाबाद जाना है, 6 घंटे का लेक्चर है हमारा वहां। तो आज बस मिलने आए थे, बाकी जब भी हमारे सेशन होगा मिलेंगे। सो डोंट टेक बोदर अबाउट द अकाउंट्स, बाकी सब्जेक्ट में जो सोचना है सोचिए। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, मैथ्स की